हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, आप सभी का हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनियां क्या होती हैं, क्या इनका अर्थ है, इनकी विशेषताएं, इनके लाभ और इनकी सीमाओं के बारे में हम आज प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं। तो चलो बच्चों, आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दोनों के पास अंशतः हो। कहने का अर्थ है कि अधिकतम इन कंपनियों में जो स्वामित्व है कितना होगा, कम से कम कितना होगा, 51%। कम से कम 51%, अधिकतम कोई सीमा नहीं। इस तरह सरकार उपक्रम में एक मुख्य अंशधारी बन जाती है तथा उपक्रम से संबंधित मंत्रालय अथवा कैबिनेट या राज्य के प्रमुख के माध्यम से एक अंशधारी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। यदि स्थानीय सरकारों या निगमों द्वारा अंश पूंजी का 51% या अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया जाए तो संबंधित उपक्रम को सरकारी कंपनी नहीं माना जाएगा। इनका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है और सरकारी कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। एक पूर्ण स्वामित्व वाली होली ओन्ड कंपनी, इन पर संपूर्ण जो अंश पूंजी है या इन पर जो स्वामित्व है, संपूर्ण स्वामित्व सरकार का ही होता है। और दूसरी है मिश्रित स्वामित्व वाली कंपनी, मिक्स्ड ऑनरशिप। सरकारी कंपनियां जिनकी अंश पूंजी में सरकार व जनता दोनों भागीदार होते हैं परंतु अधिकांश पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तो उसे मिश्रित स्वामित्व वाली या मिक्स्ड ऑनरशिप कंपनी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि सरकारी कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग सरकार के पास हो। सरकार केंद्रीय हो सकती है या राज्य सरकार हो सकती है। और संक्षेप में अगर हम इसका अर्थ कहें तो सरकारी कंपनी का अर्थ है ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से जिसका चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अंशतः दोनों के पास हो। इन इंग्लिश, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इट रेफर टू दैट पब्लिक enterprises which has a minimum 51% of the paid up capital in the name of central government or state government और पार्सली द बोथ। और प्यारे बच्चों, सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी के हमारे पास उदाहरण है। नंबर 1 है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल, जिसको शॉर्ट में HMT भी कहा जाता है, जिसकी बहुत ही फेमस प्रोडक्ट घड़ियां हमारे पास हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, या HMT ट्रैक्टर्स हैं। इसी तरह से और भी कई इस कंपनी के उत्पाद हैं, लेकिन मुख्यतः घड़ियां और ट्रैक्टर्स। नंबर 2 हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। नंबर 3 कोल इंडिया लिमिटेड CIL। नंबर 4 मैसूर शुगर कंपनी MSC। और 5th भारत हैप्पी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और जिसे शॉर्ट में भेल कहा जाता है BHEL। ये वो फेमस कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र में जो आती हैं, या सरकार की ये कंपनियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इन पर जो स्वामित्व है वो सरकार का है। यानी 51% जो अंश पूंजी है इनकी सरकार के पास है या उससे अधिक है। कम से कम 51% या उससे अधिक सरकार के पास है, इसलिए इन्हें सरकारी कंपनी कहा जाता है। इसके अलावा और भी हमारे पास इन कंपनियों के उदाहरण हैं जो सरकारी क्षेत्र में आती हैं, जैसे भारतीय राजकीय व्यापार निगम है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड है, ये भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां। प्यारे बच्चों, बात करते हैं सरकारी कंपनियों की विशेषताओं की, फीचर्स और गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी की विशेषताएं, और पहली विशेषता है स्वामित्व। प्यारे बच्चों, ऑनरशिप, इनकी चुकता अंश पूंजी यानी पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दोनों के पास होता है या उससे अधिक। ठीक है ना, कम से कम 51% भाग या उससे अधिक किसके पास होगा, या तो केंद्रीय सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास। नंबर 2 है स्थापना, फॉर्मेशन। सरकारी कंपनियों की स्थापना निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह ही भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होती है। यदि सरकार चाहे तो किसी प्रावधान में छूट भी दे सकती है, यानी वही प्रावधान, वही औपचारिकताएं पूरी करना पड़ेगी इनको भी। क्या क्या करना पड़ेगा, प्रविवरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, रजिस्ट्रेशन, ये सारी फॉर्मेलिटीज इनको भी पूरी करना पड़ती है। लेकिन सरकार चाहे तो किसी प्रावधान में इन्हें छूट भी दे सकती है, लेकिन यह जो छूट होगी वो संसद द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। संसद में जब वहाँ पर जो MP बैठते हैं वो सभी अगर मंजूरी देते हैं कि छूट देनी है तभी वो छूट मिल सकती है, अन्यथा नहीं। नंबर 3 है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, सरकारी कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। सरकार की स्वामित्व में अधिकतम भागीदारी होने के कारण अधिक संचालक सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, परंतु निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकते हैं। नंबर 4 वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। ये कंपनियां सरकार व जनता दोनों से वित्त प्राप्त कर सकती हैं। सरकार से भी इन्हें वित्त प्राप्त होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो ये आम जनता से भी अंश पूंजी के रूप में पैसे जो है वो धन जो है वो एकत्रित कर सकती हैं। नंबर 4 है नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। इन कंपनियों में नियुक्तियां प्रत्येक कंपनी द्वारा स्वयं की सेवा शर्तों के अधीन की जाती है, यानी इनके अपने सेवा शर्तें हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए इनके अपने नियम हैं। इनके कर्मचारी विभागीय उपक्रम की तरह सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इनमें जो काम करने वाले कर्मचारी है वो सरकारी नहीं होते। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कुछ एक उदाहरण हम लेते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के। कंपनी जैसे HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। मैंने पहले आपको बताया कि इनके जो बहुत ही फेमस और पुराने जो प्रोडक्ट हैं वो घड़ी है, लेकिन ट्रैक्टर भी ये कंपनी बना रही है, और साथ में और भी प्रोडक्ट इनके आते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इंडिया स्टील के प्रोडक्ट जैसे हमारे पास स्टील में जैसे सरिया आ गया, स्टील की या लोहे की चादरें आ गई, वो इस कंपनी की हैं। इसी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड, कोयले की खानों, कोयला बनाना, निकालना, बेचना,
ये काम है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का। इसी तरह से मैसूर शुगर लिमिटेड कंपनी एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की अंडरटेकिंग है जो चीनी बनाने का काम करती है। इसी तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल BHEL इलेक्ट्रिकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में जो बड़े बड़े मशीनें बनाई जाती हैं, तारें बनाई जाती हैं, वो भेल कंपनी के द्वारा या भारत हैविकल इलेक्ट्रिकल कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको पता है कि बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो लगते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी टरबाइन, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, तो वो इस कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे सरकारी कंपनी के कुछ उदाहरण, जिसमें HMT, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, कोल इंडिया, मैसूर शुगर लिमिटेड और भेल। आओ बच्चों, अब बात करते हैं सरकारी कंपनियों के लाभ की। एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के लाभ। पहला लाभ है संचालन में स्वतंत्रता, ऑटोनोमी इन ऑपरेशन। प्यारे बच्चों, इनकी स्थापना के लिए किसी विशेष अधिनियम को पास करने की आवश्यकता नहीं है। और प्यारे बच्चों, इनमें सरकारी हस्तक्षेप ना होने के कारण सरकारी कंपनियां अपनी गतिविधियों का संचालन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती हैं। यानी इन कंपनियों में जो सरकारी हस्तक्षेप है वो नाम मात्र होता है, बहुत कम होता है। सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप इनमें नहीं करती, तो ये अपने जो कार्य हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। नंबर 2 है सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन। इनकी स्थापना के लिए ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं करना पड़ती हैं, क्योंकि मैंने आपको विशेषताओं में बताया था कि स्थापना के समय सरकार चाहे तो इन्हें कुछ प्रावधानों में छूट दे सकती है। यानी इनकी स्थापना के लिए किसी विशेष अधिनियम को पास करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने पर ही इनका पंजीकरण हो जाता है। नंबर 3 है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। प्यारे बच्चों, सरकारी कंपनियों को आवश्यकता पड़ने पर ये अपने नियमों में तुरंत बिना किसी कठिनाई के परिवर्तन कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार ये अपने नियमों को बदल सकते हैं, इसलिए इनमें लोचशीलता पाई जाती है। नंबर 4 सरल वित्त व्यवस्था, इजी फाइनेंसिंग। बच्चों, इन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ये चाहे तो जनता से पूंजी या ऋण के रूप में वित्त ले सकते हैं। ठीक है, सरकार से पैसा आएगा, फिर वित्तीय आवश्यकताएं और बढ़ी तो जनता से पैसा ही ले सकती है। नंबर 5 है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। अनावश्यक औपचारिकताओं एवं लाल फीताशाही ना होने के कारण ये निर्णय शीघ्र ले सकते हैं। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी की सीमाएं। प्यारे बच्चों, पहली सीमा है अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनोमी। सरकारी कंपनियों के संचालक मंडल में अधिकांश संचालक सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये लोग विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से होते हैं। विभिन्न मंत्रालय अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं, अतः कहा जा सकता है कि इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। नंबर 2 नीतियों में स्थायित्व नहीं। नीतियों में स्थायित्व नहीं, नॉन कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज। सरकारी कंपनियों के चेयरमैन व अन्य उच्चाधिकारियों में जल्दी परिवर्तन करने से नीतियों में स्थायित्व नहीं रहता है। हर नया व्यक्ति अपने अनुसार कंपनी को चलाना चाहता है। इस प्रकार बार नीतियों में परिवर्तन से कंपनी के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 है सार्वजनिक जवाबदेही का डर, फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। प्यारे बच्चों, सरकारी कंपनी की
वार्षिक रिपोर्ट को संसद और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में आलोचना के डर से इनके उच्च प्रबंधक जोखिम वाले निर्णय नहीं लेते, जबकि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जोखिम तो लेना पड़ता है। जैसा आप सभी को पता है बच्चों कि जितना ज़्यादा हम जोखिम लेंगे उतना ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन जवाबदेही के डर से इनके जो उच्च प्रबंधक हैं वो जोखिम वाला काम नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप ये कंपनियां व्यावसायिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाती हैं। और लास्ट सीमा है पेशेवर कुशलता की कमी, लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पेशेवर कुशलता की आवश्यकता होती है। यह कुशलता सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों में नहीं होती। परिणाम स्वरूप कंपनी एक व्यावसायिक उपक्रम के स्थान पर सरकारी विभाग बनकर रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था सरकारी कंपनी का टॉपिक, जिसमें हमने अर्थ, सीमाओं, लाभ, अर्थ, विशेषताओं, लाभ और सीमाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की। अब सरकारी कंपनियों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकती है। एक सरकारी कंपनी जहाँ सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी आवश्यकता है, वहाँ उपयुक्त हो सकती है। जहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो वहाँ पर हो सकती है, या जहाँ विभिन्न पक्षकारों का हित खतरे में हो वहाँ हो सकती है, जैसे स्वदेशी कॉटन मिल। इसके बाद जहां सरकार की इच्छा एक नए उपक्रम को स्थापित करके निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की, वहां पर सरकारी कंपनियां उपयुक्त हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।